जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। आज के वीडियो में हम बीएड एग्ज़ाम के पेपर 2 जो कि फर्स्ट ईयर का है, जो पेपर 2 में हम पढ़ते हैं समसामयिक भारत और शिक्षा, इंग्लिश में कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आप पेपर 2 में बीएड के एग्ज़ाम में पेपर फर्स्ट ईयर में पेपर 2 में यही पढ़ते हो। इसके हम बताए हुए थे लगभग 40 क्वेश्चनों का आप लोग का विश्लेषण करेंगे, जिसमें से हम 5 क्वेश्चनों का विश्लेषण कर चुके हैं इससे पहले। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जो कि है समाज में विभिन्नता, असमानता एवं हाशियाकरण के शैक्षिक निहितार्थ पर प्रकाश डालें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और लॉन्ग टाइप से इसको हम समझाएंगे। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है, जितनों से ज़्यादा क्वेश्चनों का आप लोग रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन है समाज में विभिन्नता, असमानता एवं हाशियाकरण। देखिए, विभिन्नता तो आप समाज में समझ ही रहे। समाज में हर तरीका के विभिन्नता होता है, जाति, धर्म, जनजाति, ये सब के आधार पर समाज में विभिन्नता है, ठीक है। और हाशियाकरण मतलब होता है कि कोई भी चीज़ वंचित लोग हो जाते हैं। जैसे भी दलित लोग जो शैक्षिक नितार्थ से जो है वंचित रह गए हैं, या जनजातीय लोग जो भी होते हैं, वंचित लोग जो होते हैं, उसी को हाशियाकरण कहलाता है, ठीक है। तो वही है कि हाशियाकरण के शैक्षिक निहितार्थ पर प्रकाश डालना है कि जो समाज में विभिन्नता समाज में जो विभिन्नता है उसके कारण और वंचित लोगों के कारण जो शैक्षिक में जो पीछे रह चुके हैं, उन पे एक क्यों पीछे रह चुके हैं, उन पे एक प्रकाश डालना है इस पोस्ट में। देखिए, थोड़ा सा ये आपको यह पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो समझ में आने के बाद तो आप इसे बना के भी खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको एक एक पॉइंट को समझते हुए इसको देखते हैं। देखिए, हमारे समाज में विद्वान विभिन्न समुदायों एवं लोगों की क्षमताएं एवं खासियत अलग अलग है। हम उसी से पता चल जाता है कि हमारे समाज में जो है विभिन्न समुदाय हैं और लोगों की जो क्षमताएं होती है वह जो है अलग अलग है। एक लोकतांत्रिक एकता एवं व्यवस्था की यह भूमिका होनी चाहिए कि इन विविध जनों एवं समुदायों के विकास एवं उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की व्यवस्थाओं को बिना भेदभाव से मुक्त कराएं। तो ये सब जो है सामाजिक विभिन्नता जो है, इनको जो है दूर करने के लिए समाज को होना चाहिए कि यह समुदाय को भी कि शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहिए बिना भेदभाव के साथ। देखिए, परंतु हमारे समाज में मानव सभ्यता के विकास क्रम में सत्ता एवं व्यवस्था के भिन्न भिन्न रूपों को देखा एवं उन वर्चस्ववादी ताकतों के अनुरूप जीने को बाध्य हुआ। जो भी है शक्तिशाली आदमी, जब मानव सभ्यता का विकास क्रम हो रहा था, जो भी सत्ताधारी ये व्यवस्था जो कर रहा था, तो उनके जो है भिन्न भिन्न रूपों को उनका वर्चस्व था, जिसके कारण जो है समाज में विभिन्नता देखने के लिए मिलती है। देखिए, सशस्त्र सब शताब्दियों तक सुविधा विभिन्न धन, प्रतिष्ठा एवं ताकत से मरहूम एक वर्ग बड़े वर्ग को सुविधा युक्ति बेहतर एवं संभावित जीवन जीने की व्यवस्था से दूर रखा गया। मतलब जो भी बड़े लोग थे उनको वह छोटे पे अपना काम लाते थे और उनको जो है सुविधाजनक से जो है दूर रख लिया जाता था। देखिए, सुविधाओं से वंचित किए जाने का आधार जन्म का कुल, जो सुविधाजनक जो है सुविधाओं से वंचित जो लोग थे उनका जो विभिन्नता किया जाता था उस पर, तो वह जन्म मतलब कुल पे, लिंग पे, निवास स्थान पर, भाषा पे, आस्था एवं मान्यताएं, धर्म एवं संप्रदाय रखे गए थे। इस आधार पे जो है उससे सामाजिक विभिन्नता किया जाता था। देखिए, ये आधार जो मूल रूप से विभिन्नता हैं के कारण किसी वर्ग एवं व्यक्ति विशेष के आवास के लिए जरूरी भौतिक सुविधाओं से वंचित किए जाने से ही असमानता की उत्पत्ति होती है। देखिए, भौतिक सुविधा क्या होता है कि जो भी जीने के लिए जो चीज़ होता है, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब सुविधाओं से वंचित किया जाता था ताकि वह उनके लिए काम कर सके। इसी कारण जो है असमानता की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार असमानता सत्ता एवं वर्चस्ववादी ताकतों के प्रत्यक्ष या परोक्ष व्यवहार द्वारा विकास के साधनों के असमान वितरण से उत्पन्न हुई है।
जो भी है विकास की जो है असमानता के वितरण में होता है क्या कि सभी को जो है एक समान रूप से जो संसाधन होते हैं उस पे नहीं रखा गया, और जिसके कारण जो है असमान वितरण से उत्पन्न जो स्थिति होती है वही समाज में जो है भिन्न भिन्न समुदाय के परोक्ष व्यवहार साधनों का असमान वितरण से उत्पन्न होती है। समाज में जो वितरण होता है जो भी चीज़ का, जैसे ज़मीन हो गया, ज़मीन को एक भाग में सभी को नहीं दिया गया, जिससे सामाजिक समुदाय का एक भिन्नता सामने देखने में मिलती है, अवस्थाओं रहने का बाद होते हैं। दूसरे ढंग से देखा जाए तो असमानता सत्ता एवं वर्चस्ववादी ताकतों को व्यवहार भी है। जो भी वर्चस्ववादी ताकत है, जो मजबूत है समाज में, उनके द्वारा भी यह व्यवहार देखने के लिए मिलता है और समाज में स्थिति भी है। इसी असमानता एवं विभिन्नता से ही समाज में कई प्रकार के वचन की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए, हमारे देश में विभिन्नताओं की भरमार है। हमारे देश में जो है हर एक समुदाय, इससे पहले जो वीडियो बनाए उसमें बताए हैं समाज में विभिन्नता के बारे में, काफ़ी अच्छा वीडियो है, आप उसे ज़रूर जाके देखिए ये वीडियो देखने के बाद, जिसमें हम बताए हुए ही थे कि समाज में हमारे भारत देश में समाज की किस तरह से विभिन्नता है। तो देखिए, हमारे देश में विभिन्नताओं की भरमार है। यह विभिन्नता प्रकृति के साथ साथ निवास कर रहे लोगों में भी ज़्यादा है। कई मान्यताओं, विश्वासों, लोक परंपराओं, पद्धतियों, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा तथा अन्य कई सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं वाले लोग इस देश में निवास करते हैं। देखिए, ये सब जो है सामाजिक विभिन्नता के कारण भी जो है ये लोग हमारे देश में निवास करते हैं। शिक्षा के संस्थानों में मौजूद लोग भी इसी विभिन्नता से संयुक्त होते हैं। अतः हमें शैक्षिक वातावरण में अवश्य इन विभिन्नताओं को का सम्मान करना चाहिए। मतलब ये जो विभिन्नता आप ऊपर देखे हैं, जो शैक्षिक में है, जो टीचर बनेंगे, हम लोग जो टीचर बनेंगे, इन सब विभिन्नताओं को जो है सम्मान करना है, एक साथ करना है, ठीक है, या इसको नेगलेक्ट करके चलना है, क्योंकि विविधता इस समाज की पूंजी है, इसका सौंदर्य है, जिसे संजोना शिक्षा का कर्तव्य होना चाहिए। हम प्रायः विद्यालय में इस प्रकार की विविधता का निरंतर अनुभव करते रहते हैं, परंतु एक शिक्षक होने के नाते हम यदि दो भिन्न आर्थिक स्थिति, एक गरीब है एक अमीर है, वेशभूषा से, खान पान या लोक परंपरा वाले विद्यार्थियों में भेदभाव करना एवं असमान व्यवहार करना, आइए आगे देखते हैं। देखिए, शुरू कर दे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। निश्चय ही यह स्थिति किसी छात्र के विकास एवं उसके आत्मसंप्रत्यय के निर्माण को प्रभावित नहीं करेगी। अतः यह एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह एक ऐसे शैक्षिक माहौल का निर्माण करे जिसमें विविधताओं का सम्मान हो सके। मतलब जो भी समाज में विभिन्नता है उसका जो है शिक्षक जो है सम्मान करे, और जो भी है गरीब अमीर ये सभी को समान शिक्षा का अवसर दे हो सके, भिन्न प्रकार की असमानता का व्यवहार न हो तथा एक समावेशी वातावरण में बच्चों को विकसित होने का अवसर मिला। देखिए, भारतीय संविधान में भी समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा का प्राप्य मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में भी जो है समानता का, स्वतंत्रता का, सामाजिक न्याय का और व्यक्ति की गरिमा के मूल्यों के बारे में भी चर्चा किया गया है, और इसको दिया भी गया है ताकि सभी को जो है एक समान अवसर मिल सके। देखिए, हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करना हो लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए ये हमारे संवैधानिक मूल्य स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, और इस प्रकार एक समावेशी समाज की संकल्पना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। हमारा संविधान जो है किसी के प्रति जो है जाति, धर्म, आय और लैंगिक आधार पे जो है ये मतलब असमानता नहीं करता, सभी को समान चीज़ के रूप में देखता है। देखिए, जिसमें लोकतांत्रिक समाज में बच्चे के समुचित समावेशन हेतु वातावरण का सृजन किया जा सके। शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका के लिए तैयारी करता है। यही कारण है कि बच्चों में जो समाज के अनुभवों, संस्कृति या मूल्यों प्राप्त होते हैं वह कहीं न कहीं विद्यालय में उनके व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। इस प्रकार समाज में विद्यमान असमानताएं हमारी शिक्षण प्रक्रिया को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। आइए आगे देखते हैं।
देखिए सामाजिक विभिन्नता जो है, यदि विद्यालय में ये चीज़ को ख़त्म किया जाए और विद्यालय में ये चीज़ जब बच्चा पढ़ेगा तो आगे जाएगा, तो उसमें जो है ये चीज़ अब धीरे धीरे ख़त्म होने की निर्देशित हो जाती है। देखिए, यदि हम असमानता को सामाजिक संदर्भ में देखें तो इसका अर्थ है व्यक्तियों के आहार व्यवहार, आचार विचार और उनकी संस्कृति, जैसे संस्कृति में भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन एवं रीति रिवाज में अंतर होता है, और उनकी आर्थिक स्थिति में अंतर होना, और राज्य यानी शासन के संदर्भ में इसका अर्थ है राज्य द्वारा समाज के सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान सुविधाएं प्रदान करना एवं उन्हें विकास के समान अवसर न देना। वैसे तो भारतीय संविधान में समाज के सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार एवं समान कर्तव्य निश्चित है और सभी को अपना विकास करने के समान अवसर प्रदान करने की घोषणा करता है, परंतु जो है कुछ दुर्बल वर्ग के लोग होते हैं उनको जो है एक विशेष अधिकार दिया जाता है, वही देखेंगे। परंतु व्यवहार में इन सब में आज भी असमानता है। अतः शिक्षा, जिसे मानव एवं मानव के मध्य व्याप्त हर विभेद को नष्ट करने का शास्त्र माना जाता है, झूठा सिद्ध होता दिखाई देता है। तो ये सब कारण जो है, जो शिक्षा एक प्रमुख लक्ष्य है ये सामाजिक विभिन्नता को दूर करने के लिए, जो है अभी इसको जो है सही तरीके से इसका पालन नहीं होता दिखाई दे रहा है। देखिए, विभिन्न अध्ययन भी यह पुष्टि करते हैं कि शिक्षण संस्थाओं में जातीय भेदभाव के चलते छात्र केवल हीन भावना के शिकार हो रहे हैं, बल्कि कई बार तो अपमान और उपेक्षा के चलते अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। शिक्षा में असमानता शिकार केवल कमज़ोर वर्ग के बच्चे एवं दलित बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि बालिकाएं एवं विशेष बच्चे भी इसके परिधि में आ रहे हैं। विशेष बच्चे मतलब हो गया जो भी अपंग है, आँख से ये काला गोरा, ये सब कारण जो है इसमें भी जो है यह असमानता विद्यालय में देखने के लिए मिल जाती है। देखिए, वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है, यदि उस संदर्भ में भी चर्चा करें तो आज भी पूरे देश में शिक्षा की समान संरचना नहीं है। हमारे देश में किसी प्रांत में तो केवल कक्षा 8 तक की शिक्षा निःशुल्क है, किसी में कक्षा 10 तक की शिक्षा निःशुल्क है, और किसी भी संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क कहीं भी है जो है, किसी राज्य में जो है संपूर्ण शिक्षा जो है निःशुल्क है। जैसे जम्मू और कश्मीर प्रांत में जो है संपूर्ण शिक्षा जो है निःशुल्क है। इतना ही नहीं, लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर देने के नाम पर भी विभिन्नता या असमानताएं परिलक्षित मतलब दिखाई देते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे होती है, क्योंकि किसी प्रांत में उनके लिए कक्षा 10 तक की शिक्षा निःशुल्क है, तो किसी प्रांत में जो है 12 तक की शिक्षा जो है निःशुल्क है, और किसी में स्नातक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क है। देश में जाति के नाम पर भी असमानता है। हमारे संविधान में समाज के निम्न वर्ग के लोगों का सामाजिक आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था का निर्देश है, परंतु सरकार जाति के नाम पर असमान व्यवहार कर रही है। देश में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बच्चों के लिए संपूर्ण शिक्षा जो है निःशुल्क होती है, और इसके साथ उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा। भले ही इस वर्ग के कुछ व्यक्ति कितने भी संपन्न क्यों न हो, दूसरी ओर सामान्य जाति के कुछ बच्चे तो अति निर्धन होते हैं। उन्हें शिक्षा तो निःशुल्क दी जाती है, परंतु शिक्षा के दौरान आवश्यक ज़रूरतों हेतु आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। इसी प्रकार असमानताएं और भी कई स्तरों पर व्याप्त है, जैसे भाषाई आधार पर स्कूलों के प्रकार के आधार पर, संस्कृति एवं धार्मिक आधार पर व्याप्त दिखाई देता है असमानता। अब आइए जानते हैं कि ये तो देख लिए कि भारत में जो है ये तो देख लिए कि समाज में विभिन्नता असमानता किस प्रकार है। अब जानते हैं कि हाशियाकरण व शैक्षिक किस तरह का प्रभाव है। देखिए, भारतीय समाज में हाशियाकरण एवं इसके शैक्षिक निहितार्थ। हाशियाकरण हम समझा चुके हैं कि ये जो है वंचित वर्ग होता है, ठीक है। इस पे जो शैक्षिक निहितार्थ किस तरह से प्रभाव डालता है। देखिए, शिक्षा में हाशियाकरण से तात्पर्य समाज के उन वंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है जिन्हें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हमारे समाज में दलित,
अपेक्षित अर्थात अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग हाशिए पर खड़े हैं, मतलब वंचित वर्ग पे खड़े हैं क्योंकि उन्हें समाज के उच्च एवं धनी वर्गों के समान शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। ये वे लोग हैं जो हिंदू समाज से संबंधित होने के बावजूद सदियों से भेदभावपूर्ण रवैये के कारण समाज की मुख्य धारा से अलग थलग रह रहे हैं तथा इन्हें समाज द्वारा उचित स्थान दिलाने हेतु विशेष प्रावधान एवं सहायता की जरूरत पड़ती है। अनुसूचित जाति को दलित या निम्न जाति के रूप में एवं कहीं कहीं आदिवासी के रूप में भी जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 338 तथा 338 ए के अंतर्गत 2 वैधानिक निकाय अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा अनुसूचित जनजाति के लिए भी राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान उल्लेखित किया गया है हमारे संविधान में कि शोषण अन्याय, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखिए, शोषण अन्याय आदि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों से संबंध क्षेत्रों में इसे समुदाय के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। देखिए, मानवाधिकार आयोग की एक शाखा ने यह रिपोर्ट में कहा है कि भारत में स्कूल प्राधिकारी हाशिए पर रह रहे समुदायों के बच्चों के साथ लगातार भेदभाव करते हैं। ये मानवाधिकार एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो हाशिए पे खड़े हैं उनके साथ, जो बच्चों के साथ जो है भेदभाव देखने के लिए मिलता है, उन्हें शिक्षा के उनके अधिकार से वंचित करते हैं। भारत में यह महत्वाकांक्षी शिक्षा कानून के लागू होने के 5 वर्ष बाद, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त स्कूली शिक्षा की गारंटी दी गई है। तो आप 6 से 14 वर्ष जब पढ़िएगा तो ये आर्टिकल 21A में भी ये चीज़ कहा गया है, 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व में भी 0 से 5 वर्ष तक की शिक्षा के बारे में, निःशुल्क शिक्षा के बारे में कहा गया है। देखिए, लगभग हर बच्चे का दाखिल हुआ है तो भी उनमें से लगभग आधे बच्चों की अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पूर्व ही स्कूल छोड़ देने की संभावना बनी रहती है। यह स्थिति भारतीय राज्यों में स्कूल प्राधिकारियों द्वारा दलित, आदिवासी तथा मुस्लिम बच्चों के विरुद्ध किए जा रहे भेदभाव का लेखा जोखा बयान करती है, जिससे शिक्षा के सर्वभूमिकरण मतलब सभी को समान शिक्षा दिया जाए और सभी एक साथ शिक्षा के साथ आगे बढ़े का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। मानवाधिकार की इस रिपोर्ट की, आइए आगे देखते हैं। देखिए, मानवाधिकार का रिपोर्ट जो आई थी, वो रिपोर्ट जो तैयार किया गया था, एक लेखिका थी जयश्री बजेरिया का कहना है कि हाशिए पर खड़े इन बच्चों को प्रोत्साहित करने की बजाय अध्यापक उनकी उपेक्षा करते हैं और उनसे दुर्व्यवहार जो है करते हैं। ये मानवाधिकार रिपोर्ट में ये चीज़ कहा गया। देखिए, आज संवैधानिक गारंटी तथा भेदभाव के विरुद्ध कानूनों के बावजूद भारत में हाशिए पर रह रहे लोग समूह भेदभाव का शिकार होकर उपयुक्त शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि जो भी जिसके साथ वंचित लोग जो होते हैं उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके कारण जो वह शिक्षा का जो उपयुक्त शिक्षा होता है वह प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, स्कूल के प्राधिकारी जाति, नस्ल, धर्म अथवा लिंग के आधार पर पुरातन समय से चले आ रहे भेदभावपूर्ण आचरण का समर्थन करते हुए दलित, आदिवासी तथा मुस्लिम समुदाय के बच्चों को प्रायः कक्षा में सबसे पीछे या फिर अलग कमरे में बैठने को कह देते हैं। उन्हें अपमानजनक नामों का प्रयोग करके बेइज्जत किया जाता है। भोजन भी आखिरी में परोसा जाता है, जबकि पारंपरिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त समूहों के बच्चों से ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। जो सामान्य स्तर के जो बच्चे होते हैं, जो अमीर होते हैं, उनके साथ ये ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। देखिए आगे, शिक्षा के अधिकार कानून में भी इस बात का प्रावधान है कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं अथवा बड़ी आयु के बच्चे जो कभी स्कूल गए ही नहीं, उन्हें उनकी आयु के हिसाब से परंपरागत करने और मुख्य धारा के स्कूलों की कक्षा में लाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम शुरू करने चाहिए। तो सेतु पाठ्यक्रम आप समझते हैं कि जो भी बच्चा यदि 5 तक पढ़ा उसके बाद छोड़ दिया तो उसको फिर से शिक्षा में जोड़ने के लिए सेतु पाठ्यक्रम की व्यवस्था जो है शुरू किया गया, किंतु राज्य सरकारें इसके लिए प्रयास नहीं करती है। इसी प्रकार शिक्षा में हाशियाकरण का उदाहरण उन अप्रवासी कामगारों के बच्चों
में देखने को मिलते हैं, जिनमें से अधिकांश दलित या आदिवासी समुदाय के होते हैं तथा अपने माता पिता के साथ काम की तलाश में इधर उधर घूमने के कारण स्कूल से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। प्रत्येक राज्य के शिक्षा विभाग का कर्तव्य है कि वे इस प्रकार के बच्चों पर नज़र रखें एवं उन्हें मुख्य धारा में लाने हेतु उनका स्कूल में दाखिला अवश्य कराएं। सरकार द्वारा इन हाशिए पर खड़े अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की शिक्षा के लिए निम्न योजनाएं शुरू की गई है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा योजना शुरू किया गया उसको शिक्षा के मुख्य स्तर तक लाने के लिए। पहला है महिला समाख्या योजना। महिला समाख्या योजना क्या है उसको समझते हैं। देखिए, शैक्षिक पहुंच एवं उपलब्धि के क्षेत्र में लैंगिक अंतर का निराकरण करती है। इसमें महिलाओं, विशेषतः हाशिए पर खड़ी सामाजिक एवं आंशिक रूप से पिछड़ी एवं वंचित को ऐसे सशक्तिकरण के योग बनाती है ताकि वे अलग अलग पढ़ने और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं से जूझ सके एवं दमनकारी सामाजिक रीति रिवाजों के विरुद्ध खड़े होकर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर सके। दूसरा है NPEGEL। ये आपको एक वीडियो में हम समझाए हुए थे। NPEGEL जो है प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रक्रम है, जो है जहाँ पे जो अनुसूचित जाति या जनजाति का 20% से ज़्यादा जनसंख्या है और कम पढ़े लिखे हुए हैं, वहाँ पे जो ये बालिका कक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जाता है। तीसरा है सर्व शिक्षा अभियान योजना, जिसके अधीन NPEGEL प्राथमिक स्तर पर सहायता प्राप्त से वंचित पिछड़ी बालिकाओं हेतु अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराता है। यह कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े उन विकास खंडों में चलाया जा रहा है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है और लैंगिक भेदभाव राष्ट्रीय औसत से अधिक। साथ ही यह कार्यक्रम ऐसे जिले के विकास खंडों में भी चलाया जा रहा है जहां कम से कम 5% जनसंख्या अनुसूचित जाति या जनजाति की है और जहां अनुसूचित जाति या जनजाति महिला साक्षरता की दर 1991 के आधार पर राष्ट्रीय औसत से 10% कम है, वहाँ पे जो है NPEGEL कार्यक्रम चलाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, चौथा है शिक्षाकर्मी योजना यानी SRP का लक्ष्य बालिका शिक्षा पर प्रमुख रूप से ध्यान देने के अतिरिक्त राजस्थान के दूर दराज के अर्धशुष्क एवं सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह उल्लेखनीय है कि शिक्षाकर्मी स्कूलों में अधिकतम बच्चे अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के होते हैं। देखिए, इसी के अनुसार जो है चलाया जाता है बालिका की शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जन शिक्षण संस्थान, मध्याह्न भोजन योजना, केंद्रीय विद्यालय आदि। देखिए, उपयुक्त सभी प्रयासों द्वारा सही प्रयास किया जा रहा है कि हाशिए पर खड़े इन सभी लोगों तक की शिक्षा की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके एवं शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो है के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। ये सरकार के द्वारा एक चलाई जा रही है, सभी को शिक्षा मिले ताकि वो आगे चल के देश के विकास में अहम भूमिका निभाए। तो क्वेश्चन देख लिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। आने वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो है भारत में सार्वभौमिक शिक्षा की चुनौतियों का वर्णन करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आने वाले वीडियो में हम इस क्वेश्चन का प्रकाश डालेंगे। तो इसके लिए आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।